हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का ये वीडियो का डिस्कशन होने वाला है लेक्चर 13 पे, जिसके अंदर डिस्कशन करेंगे क्लैप्टर के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड देन सम मोर डिस्कशन विल बी देयर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्लैप्टर लॉज। जो अपन ने रिलेशन ड्राइव किए थे लेक्चर 11th के अंदर, जो r इक्वल टू आर जीरो, 1 माइनस ई कोस थीटा, सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, उन पे कंडीशंस, वो सारे प्लैनेटरी मोशन के लिए थे, क्योंकि मैंने v ऑफ r जो वहां पे रखा था वो माइनस के बाय आर रखा था। और वो किसके लिए होता है माइनस के बाय आर? अपना प्लैनेटरी मोशन के लिए, क्योंकि अपन को मेन जो है सन अर्थ सिस्टम या फिर सन अदर प्लैनेट्स और कोई भी ऑर्बिट अगर अपन को दे रखा है तो वो उसके अंदर प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो डिस्कशन किया था। अब देखो क्लैपनर के लॉज क्या कहते हैं। क्लैपनर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो आपका ऑर्बिट है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट सन, ठीक है, तो वो जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है। वो कैसे किया था? देखो, जब अपन ने वी इफेक्टिव बनाया था तो उसका कर्व कुछ यूं आया था। ठीक है, वी इफेक्टिव और आर का कर्व बनाया था फॉर बाउंडेड मोशन, जिसके लिए एनर्जी क्या थी? लेस देन जीरो। ये थी यू, लेस देन जीरो। अपन को पता है कि जो अर्थ है वो सन से बाउंडेड है। ये रहा अर्थ और ये रहा सन। जो अर्थ है वो सन से बाउंडेड है। बाउंडेड है मींस जो एनर्जी है उनकी वो क्या है? नेगेटिव है। टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव के केस में ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ये R1 था, ये R2 था, तो वो R1 से इधर नहीं जा सकता, R2 से इधर नहीं जा सकता, बस इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो R1 का मान लेते हैं एक सर्कल है, ये R1 का है। R2 का थोड़ा बड़ा होगा, ये R2 का है। तो पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, इसके बाहर नहीं जा सकता, बस इसके बीच बीच में रहेगा। तो वो कैसा भी ऑर्बिट बना सकता है, कैसा भी ऑर्बिट बना सकता है इसके बीच में। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन थी जिसके लिए अपन ने निकाला था, वो एलिप्स होगा। एलिप्स कब होता है? जब ये एनर्जी जो होती है आपकी लेस देन जीरो होती है, और जो सेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 प्लस 2u L स्क्वायर बाय m के स्क्वायर का रूट, वेर u इज द टोटल एनर्जी, L वाज द एंगुलर मोमेंटम। ये रिलेशंस निकाले थे, r इक्वल टू आर जीरो, 1 माइनस ई कोस थीटा। ठीक है, आज ये रिलेशन देखेंगे कहां से आएगा। आज के वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि ये जो रिलेशन है कहां से आया। ठीक है, तो ये अपना क्लैपनर का फर्स्ट लॉ हो गया कि जो बाउंडेड मोशन के लिए अर्थ जो है सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है। सेकंड क्या है कि जो सन और अर्थ के बीच में जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर इक्वल एरिया स्वीप करती है, मतलब इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो उसकी एरियल वेलोसिटी है dA/dt, दिस इज एरिया, A for area, aerial velocity with respect to time is constant which is equal to L/2m। और ये अपन ने डिराइव किया था जब लेक्चर 1 किया था सेंट्रल फोर्स का, शायद लेक्चर 10 था वो। ठीक है, तो उसके अंदर ये डिराइव करवाया था। अब आएगा लेक्चर, अब इसका आएगा क्लैपनर का थर्ड लॉ। क्लैपनर का थर्ड लॉ क्या कहता है? जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला बस इंफॉर्मेशन है, दैट इज द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। Second one is aerial velocity is constant, but the third law is very important because it is the relationship between the time period and the semi major axis of the ellipse। अब अपन को पता है सेमी मेजर एक्सिस एलिप्स की क्या होती है। ये जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, एंड सेमी मेजर एक्सिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन at one of the foci and this is apogee point, apogee, epicenter, एपीहीलियन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, इसकी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यही अपने को आज प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो, टाइम पीरियड अपन को पता है कि क्या होता है। ये जो एरिया कवर कर रहा है, जितना भी टाइम ले रहा है, जितना भी एरिया लग रहा है और जो भी टाइम है, टाइम पीरियड, इसको लिखते हैं अपने टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये किसके इक्वल आएगा? देखो, जो भी इसकी वेलोसिटी है, और जितना ये एरिया कवर कर रहा है। देखो, नॉर्मली अपने करते हैं जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना आता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है?
एरिया स्वीप हो रहा है, डिस्टेंस नहीं है, 2 डायमेंशन के अंदर है, प्लेन मोशन के अंदर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो सेंट्रल फोर्स के अंदर जो मोशन होती है वो कोप्लेनर होती है, एक प्लेन के अंदर होती है, यानी कि ये एरिया स्वीप करेगा, एरिया स्वीप करेगा। तो यहां मैं ये 1 डायमेंशन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 2 डायमेंशन के, तो जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एरियल वेलोसिटी में। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसी केस के लिए क्या लिखेंगे, टोटल एरिया वो कितना ट्रांसफर करेगा एक रोटेशन के अंदर, डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। और अपन को पता है एरियल वेलोसिटी ओवर द 1 पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट, नॉट ओवर 1 पीरियड, it will remain constant forever because it is a constant quantity which is equal to L by 2m. Now total area of ellipse is pi AB, pi AB, where A is semi major axis and B is semi minor axis. यही अगर यहाँ पे A equal to B हो जाए तो इसका मतलब ये सर्कल बन जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपन सबको पता है एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल इज एन स्पेशल केस ऑफ एलिप्स एंड एरियल वेलोसिटी इज L by 2m, L by 2m. Now 2 pi m AB divided by L. अब B का जो अपने को रिलेशन पता है कितना होता है, B by A is equal to 1 minus E square का रूट, ये रिलेशन होता है सेंट्रिसिटी के बीच में, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बीच में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, T, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि अपन को T स्क्वायर चाहिए, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड यहां क्या आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूं, बी इक्वल टू ए 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट, तो बी स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, कैसे अभी लिखी थी एसेंट्रिसिटी के अंदर, 1 प्लस 2u L स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, यानी कि जो टोटल एनर्जी है और एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए एसेंट्रिसिटी होती है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2u L स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, और हमें क्या करना है 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को इधर ले आओ और ये इधर चला जाएगा, माइनस 2u L स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर। ये डिराइव करने के लिए जो भी अपन ने लेक्चर 11 के अंदर रिलेशंस किए थे सारे यूज हो जाएंगे। देखो एंगुलर एरियल वेलोसिटी का भी यूज हो गया, बी इक्वल इसका भी यूज हो गया, एसेंट्रिसिटी का भी यूज हो जाएगा, अभी टोटल एनर्जी का भी यूज हो जाएगा, सारे रिलेशन यूज हो जाएंगे। देखो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ए पावर 4, 1 माइनस ई स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस 2u L स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर वाला पोर्शन रफ कर देते हैं। ये आ गया। अब अपन को पता है एलिप्टिकल ऑर्बिट के केस के अंदर अपन ने टोटल एनर्जी निकाली थी, टोटल एनर्जी कितनी आई थी U इक्वल टू माइनस के बाई 2 है, जो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, सेमी मेजर एक्सिस पे। जितने भी रिलेशन अपन ने डिराइव किए थे 11th लेक्चर के अंदर वो प्लैनेटरी मोशन के लिए थे, यानी कि जो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ था, जो अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ Gm1 m2 by r स्क्वायर विद एन नेगेटिव साइन बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, उसके लिए अपन ने ये सारे रिलेशंस निकाले थे लेक्चर 11 के अंदर। ठीक है, याद रखना है बात को। माइनस के बाई 2 है तो u की जगह में क्या रख देता हूं माइनस के बाई 2 है, तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल, एक एम से ये एल कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर एम ए पावर 4 बाई के स्क्वायर, और ये है माइनस 2u, तो इसकी वैल्यू देखो u इक्वल टू माइनस के बाई 2 है, 2u इज इक्वल टू के बाई ए, और अपन को क्या करना है माइनस, तो माइनस 2u इज इक्वल टू के बाई ए, यानी कि मैं यहां क्या रख देता हूं के बाई ए, तो 4 पाई स्क्वायर एम, एक के से कैंसिल हो गया और एक के से यहां कैंसिल हो गया, ये आ गया क्यू, तो टी स्क्वायर क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, दैट इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन is directly proportional to the cube of the semi major axis, and the proportionality constant is given by 4 pi square m by k, और आप k को क्या लिखते हो g m m, k को क्या लिखते हो g m m, तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, यानी कि 4 pi स्क्वायर बाय जी एम ए क्यू, और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया 2 पाई रूट जी एम
a पावर 3/2। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है फॉर ए प्लेनेट। अ प्लेनेट कैन बी अर्थ, मरकरी, जुपिटर, एंड दिस इज कैपिटल मास विच इज द मास ऑफ द सन। क्योंकि सन के अबाउट ही वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सन उसकी वन ऑफ द फोकाई पे है, और यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट है वो अर्थ हो सकता है, मरकरी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, उसका मास तो कैंसिल हो गया, देखो ये मास, बट इसका जो मास है वो रह गया। तो मैं इसको मास ऑफ द सन के लिख देता हूं ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√gm सन a⁻³ तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अपने करेंगे भी, बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर एक बार सिर्फ थ्योरी करेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का अपने पास आ गया। ये क्लेपनर का थर्ड लॉ है, तो क्लेपनर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला था जो लेक्चर 11 के अंदर अपने रिलेशन डिराइव किए थे, रिलेशन डिराइव नहीं किए थे, रिलेशन डायरेक्ट लिख दिए थे, क्योंकि वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना बहुत टफ काम था। ठीक है, तो अब अपन एक दूसरे तरीके से उन रिलेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग वे है। देखो, अपन ने लेक्चर 11 के अंदर ये लिखा था u प्लस d²u/d²। नहीं, ये लेक्चर 12 में करवाया था, ये लेक्चर 12 के अंदर डिस्कस किया था। अगर यहाँ आपको देखना हो तो ये लेक्चर 12 में चले जाना, इसमें लेक्चर 12 में लिखा था ये -mF(u)/L²/u²। ये थी इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब मेरे को ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लेना है, सन अर्थ सिस्टम यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला है वो कितना होता है, -gm सन का, कैपिटल मास इसका सन का ले लेते हैं, और स्मॉल मास अर्थ का, बाय r²। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं r को 1/u डिफाइन कर दूं, यही रिलेशन यहाँ पे, यही तो था u = 1/r, तो ये अगर मैं डिफाइन कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, -gmm/1/r²u² हो जाएगा। तो इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, -ku²। तो फोर्स का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ u कितना आ गया, -ku²। ये उठा के यहां रख दो, f की जगह कितना आ जाएगा, -ku² प्लस mku² डिवाइडेड बाय L²u²। u² से u² कैंसिल, दिस इज इक्वल टू mk/L² विच इज प्योरली ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड हियर वी हैव टू राइट u प्लस du2/d²। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, du² d² प्लस u माइनस mk/L² इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई अपनी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इस क्वांटिटी को लेट कर लेता हूं u' के इक्वल, लेट u माइनस mk/L² इज इक्वल टू u'। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, d²u/d², ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, d²u'/d²। तो मैं अब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस d²u/d² की जगह d²u', मतलब वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, और u माइनस mk/L² को अपन लेट किया u' प्लस u' इक्वल टू 0। तो ये बन गई SHM की इक्वेशन, d²x/dt² प्लस ω²x। यहाँ पे ω² होता है, ω² यहाँ है नहीं, इसका मतलब ω² कितना है अपने पास, 1। ω² नहीं है तो अपने ω² नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को पता है यहाँ पे ω² होता है, तो ω² नहीं है, इसका मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो ω² अपना किसके इक्वल है, 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है SHM का, साइन थीटा भी हो सकता है, कोस थीटा भी हो सकता है, और उनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अपन इनिशियल कंडीशंस कुछ ऐसी लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस पे आएगा, कोस पे, कोस थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस। अब कोई यहाँ पे माइनस ले लेता है, कोई यहाँ पे प्लस ले लेता है। अभी एक बार मैं माइनस लेके चलूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा अगर प्लस कर देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो u' किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, कोस ओमेगा थीटा, यही तो होता है, a cos ω_t प्लस b sin ω_t। साइन को एक बार छोड़ दो, cos ω_t, क्योंकि इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी सेट होगी जो साइन वाला कांस्टेंट होता है a cos ω_t प्लस b sin ω_t, तो b 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें इतना चक्कर में मत जाओ, इनिशियल कंडीशन अभी जो क्वेश्चन करते हैं तब पता लगती है, ऐसे नहीं पता लगेगी। ये क्या आ गया, cos ओमेगा थीटा, ओमेगा कितना है 1, तो इसलिए मैंने यहाँ ओमेगा नहीं लिखा। अब देखो u' आ गया, अब u निकाल लेंगे, u' से u कैसे निकालोगे, u इक्वल टू u' प्लस mk/L²।
तो यू डैश कितना है एम के एल स्क्वायर माइनस ए कोस थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1/r, क्योंकि अपन को तो r और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। r इक्वल टू r0 1 माइनस ई कोस थीटा, यही तो निकालना था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको कॉमन ले लो एम के बाय एल स्क्वायर को, 1 माइनस ए एल स्क्वायर बाय एम के कोस थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आ गया 1/r। तो r किसके इक्वल आ गया, ये एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे, इसको r इधर जाएगा एल स्क्वायर बाय एम के डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस होल क्वांटिटी, मैं कांस्टेंट ले रहा हूं e कोस थीटा माइनस थीटा नॉट, और इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूं r नॉट के इक्वल। तो r किसके इक्वल आ गया, r नॉट 1 माइनस e कोस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, जहां पे इसको एसेंट्रिसिटी ले लिया, ये कांस्टेंट ही तो है, और अपन को एसेंट्रिसिटी नाम दे देंगे इस कांस्टेंट को, क्योंकि जब इसको सोल्व करते हैं ना वैल्यूज रख के, ए की वैल्यू जो ए कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रख के पुट करते हैं, तो अपने पास ये एसेंट्रिसिटी आती है। ठीक है, तो r किसके इक्वल आ गया, r0 1 माइनस ई कोस थीटा माइनस थीटा नॉट। अपन ने क्या लिखा था 1 माइनस ई कोस थीटा, तो थीटा नॉट क्या होगा 0, अगर मैं थीटा नॉट को 0 कर दूं इनिशियल कंडीशन, तो r0 1 माइनस ई कोस थीटा बन गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे u डैश को मैंने माइनस लिया था, अगर मैं माइनस ना लेके प्लस लेता, यहाँ प्लस आता, तो यहाँ पे क्या आ जाता प्लस, इधर प्लस आता तो यहाँ प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो रिलेशन क्या आ जाता 1 प्लस कोस थीटा। इसीलिए कई बुक्स के अंदर यहाँ पे 1 माइनस प्लस दोनों ही लगाते हैं, माइनस भी लिख देते हैं प्लस भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस कुछ ऐसी सेट हो जाती हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे अपन ने डिराइव किया ये रिलेशन। ये रिलेशन अगर उस इंटीग्रेशन से सोल्व करते, आर का और थीटा का जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन था वो बहुत टफ हो जाता, इसीलिए उस लेक्चर में मैंने वो डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये इसका एक शॉर्ट वे है, u प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी फोर्स का दे रखा हो। अब अपन एक और ऐसी चीज को करेंगे जहाँ पे ये फोर्स है चेंज भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है हर बार आपको प्लैनेटरी मोशन के अंदर माइनस के बाई आर ही पोटेंशियल गिवन हो सकता है उसमें कुछ और पोटेंशियल वो ऐड कर दे, तो वो भी ऐड करके देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे सोल्व होगा इस तरीके से, और ये इसका बेस्ट तरीका है ये रिलेशन को ध्यान में रखने का। अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो रिलेशंस है आर नोट 1 माइनस प्लस ई कोस थीटा, यहाँ माइनस प्लस का क्या एक चक्कर है, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। अब देखो वो फर्क क्यों नहीं पड़ता। अभी तक अपने एलिप्स कैसे बना रहे थे, यूं, सन को मैं इधर रख रहा था, अर्थ को मैं इधर रख रहा था, इसको मैं अगर अर्थ इधर चली जाएगी तो ये आर है, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, इधर थीटा इक्वल टू पाई है, इसको अपन आर मैक्स बोलते हैं, ये आर मैक्स है, ये आर मिन है, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं एपोजी या एपी सेंटर या एपी हीलियन, बहुत सारे नाम है, इसको बोलते हैं पेरीजी या पेरी सेंटर या पेरी हीलियन। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, सन को इधर ले आऊं, एलिप्स की दो फोकाई होती है, एक फोकाई पे रखा है, इधर भी तो रख सकते हैं, देखो ऐसे भी तो बन सकता है कि सन को मैं इधर रख दूं, इस फोकाई पे, इस फोकाई पे रख दूंगा, अर्थ इधर और अर्थ इस पॉइंट पे, तो अब ये बन गया मेरा आर मैक्स, यानी कि जो मेरा एपोजी पॉइंट है वो पहले थीटा इक्वल टू 0 पे आ रहा था, अब थीटा इक्वल टू पाई पे आ रहा है, ये क्या हो गया। और जो मेरा पेरीजी पॉइंट था आर मिन वाला पॉइंट, वो थीटा इक्वल टू पाई पे आ रहा था, अब थीटा इक्वल टू 0 पे आ गया। मैं थीटा की वो चेंज नहीं कर रहा, देखो ये थीटा मेजर करने का तरीका है, ये आ रहा है, ये थीटा है, तो मैं थीटा मेजर इसी एक्सिस के साथ कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ थीटा 0 पे अपोजी था, यहाँ थीटा इक्वल टू पाई पे अपोजी है, तो क्या कुछ सब कुछ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट और जो अपनी एसेंट्रिसिटी है और जो अपना यू है एल है वो ये सब क्या बदल जाएगा, सारा जो डिस्कशन अपन ने किया था बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि देखो एलिप्स तो वही है ना, बस उसके अंदर फोकाई दो होती है, इस पे पड़ा था तो एपोजी पेरीजी इधर था, इधर कर दिया तो एपोजी पेरीजी चेंज हो गया। इसका मतलब मैं थीटा को माइनस थीटा कर दूं, इसका मतलब मैं थीटा को माइनस थीटा कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए उस रिलेशन के अंदर r इक्वल टू r0 1 माइनस ई कोस थीटा, थीटा को मैं माइनस थीटा कर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। इसीलिए उस रिलेशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कोई उसे माइनस लिख देता है, कोई उसे प्लस लिख देता है।
इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हम देखो यहाँ इनिशियल कंडीशन चेंज होगी, यहाँ इनिशियल कंडीशन अलग थी कि थीटा इक्वल टू 0 पे एपोजी था, अब थीटा इक्वल टू 0 पे पेरिजी है। इनिशियल कंडीशंस चेंज होगी, यहाँ आर मैक्स इधर एपोजी पे था, यहाँ आर मैक्स अपना थीटा इक्वल टू पाई पे चला जाए, थीटा इक्वल टू पाई पे चला गया। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये बस सिस्टम चेंज होगा। और ये जो अपना सिस्टम है वो थीटा इक्वल टू माइनस थीटा पे यानी कि अंडर रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट रहता है, ठीक है, इनवेरिएंट रहता है थीटा इक्वल टू माइनस थीटा के अंदर, तो इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये पूरा केस था जब अपन ने प्लैनेटरी मोशन कंसीडर किया, एफ ऑफ यू माइनस के यू स्क्वायर लिखा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। तो यहां पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पे आपको एफ ऑफ आर गिवन है माइनस के बाई आर स्क्वायर माइनस डेल्टा बाई आर क्यूब। देखो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन में क्या था, माइनस के बाई आर स्क्वायर माइनस जे एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये अपना जो अपना ग्रेविटेशनल का अट्रैक्टिव फोर्स है वो है, लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड होगी, क्या, माइनस डेल्टा बाई आर क्यूब, दैट इज दिस टर्म इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द फर्स्ट टर्म। डेल्टा को स्मॉल कर दिया तो ये वाली जो टर्म है वो वेरी स्मॉल होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट टर्म। तो हमें क्या शो करना है कि जो पाथ है पार्टिकल का वो एलिप्टिकल होगा एंड दैट प्रिसिस एट ए कांस्टेंट रेट। प्रिसिस का मतलब क्या होता है, वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होता रहेगा, प्रिसाइज करता रहेगा। जैसे एक वो लट्टू होता था, ठीक है, उस लट्टू को क्या करते थे अपन, गोल घुमा के फेंक देते थे नीचे, तो क्या होता था, वो घूमता रहता था घूमता रहता था, वो घूमता भी रहता था और ऐसे चेंज भी होता रहता था, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ ऑर्बिट होगा, वो अपन को चेक करना है। तो उसके लिए वही इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यू में रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ यू पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आर इक्वल टू 1 बाई यू, तो ये आ गया माइनस के यू स्क्वायर माइनस डेल्टा यू क्यूब। अब वही इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन डिफरेंशियल फॉर्म लगा देते हैं, u प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो क्या रखेंगे, एम एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। एफ ऑफ यू कितना है, माइनस के यू स्क्वायर माइनस डेल्टा यू क्यूब, ठीक है। माइनस अंदर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, यू स्क्वायर से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, एम बाय एल स्क्वायर के यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम के बाय एल स्क्वायर प्लस एम डेल्टा एल स्क्वायर यू, किसके इक्वल है, ये u प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, u को इकट्ठा कर दूंगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस u कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया 1 माइनस यहां से ये इधर आएगा m डेल्टा बाय एल स्क्वायर, किसके इक्वल है, m k बाय एल स्क्वायर। अभी कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है, डी यू स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। RHS पार्ट जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है ना, RHS अगर 0 है तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होता है। पिछले केस में ये चीज 0 थी लेकिन इसमें ये चीज 0 नहीं है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एम डेल्टा बाय एल स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डेल थीटा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर यू इज इक्वल टू, ये है तो मैं इसको भी इधर लेता हूं, माइनस एम के एल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और वही वापस चेंज ऑफ वेरिएबल लगा देते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर अपन को ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन याद नहीं रखनी पड़ेगी। वैसे आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, CFPI बना के भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम टेकिंग है। ये जो इसके सेंट्रल फोर्स के इक्वेशन और ऑर्बिट के क्वेश्चन है, इनके अंदर यही मेथड है, ऐसे मेथड से ही करना होता है कि आप ये टर्म बन रही है तो इसको ओमेगा स्क्वायर को लेट कर लो, ओमेगा स्क्वायर यू। ऐसा आप पिछली क्वेश्चन में कुछ नहीं बन रहा था तो आपने सीधा एक चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दिया था, लेकिन अब चेंज ऑफ वेरिएबल मैं इधर लगूंगा, देखो कैसे लगाते हैं, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, u माइनस एम के ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक विजिबल होगा, हाँ ठीक है। तो अब अपने चेंज ऑफ वेरिएबल लेंगे, अब इसको u डैश के इक्वल ले लेंगे।
तो ये मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ नहीं करेंगे क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को अपन ने लिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, लेट u डैश इक्वल टू u माइनस एम के बाय एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने लेट कर लिया। तो du2 बाय डी थीटा टू डैश का करोगे वो किसके इक्वल आएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल थीटा स्क्वायर। ये क्वांटिटी तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करी तो ये तो जीरो आएगा। तो ये अब ऑप्शन अपने चेक करेंगे u डैश का वेरिएबल चेंज करके। तो du स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर की मैं रख देता हूं du डैश बाय डी थीटा स्क्वायर, वेरिएबल चेंज हो गया अपना, प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसे क्या लिख दिया u डैश। अब अपनी ये SHM की इक्वेशन बन गई फिर से, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बस अब अपन को पता है अपन को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, u डैश इक्वल टू कांस्टेंट कोस ओमेगा थीटा माइनस थीटा रूट, और मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पिछले क्वेश्चन के अंदर ओमेगा 1 हो गया था, लेकिन यहाँ ओमेगा एग्जिस्ट कर रहा है और इस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एम डेल्टा बाई एल स्क्वायर का रूट। तो ये अपने पास u डैश आ गया। अब u डैश की जगह अपने को फिर से चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, u में लिखना है इसको। तो u डैश कितना है अपने पास, u माइनस एम के बाय एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा थीटा माइनस थीटा नॉट। तो u कितना आ गया अपने पास, एम के बाय एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए कोस ओमेगा थीटा माइनस थीटा नॉट। अब वही पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वांटिटी को कांस्टेंट ले लिया था और इस क्वांटिटी को कॉमन ले लिया था। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एम के एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के कोस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। ये बस ये दो इक्वेशन अपने काम की। अब u कितना था, 1 बाय आर, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको मैं लिख लेता हूँ सेंट्रिसिटी E। कांस्टेंट जरूरी नहीं है सेंट्रिसिटी, बट अपन बाद में जब देखते हैं तो पता लगता है ये सेंट्रिसिटी E है, तो इसको एज ए कांस्टेंट E लिख लेते हैं। तो R कितना आ रहा है, R आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम के इक्वल टू 1 माइनस दिस क्वांटिटी जिसको मैंने E लिख लिया कोस थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये क्या है, एलिप्स की इक्वेशन ही तो है, R इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कोस थीटा। तो इसका मतलब जो अपना इक्वेशन ऑर्बिट का है वो अभी भी एलिप्टिकल है, बट अब वो प्रिसीज कर रहा है स्लोली एट ए कांस्टेंट रेट। अब अपन को कैसे पता लगेगा वो प्रिसीज कर रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा आएगा ना, ओमेगा। तो वो प्रिसीजन जो है वो अपन को कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा, इस कोस ओमेगा से। देखो ये है कोस ओमेगा थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू, अब इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, 1 किसके केस में होती है, 0 के केस में, 2 पाई के केस में, 4 पाई के केस में। तो मेरा ओमेगा कितना आएगा, 0 2 पाई बाय ओमेगा थीटा माइनस थीटा नॉट, 4 पाई बाय ओमेगा थीटा नॉट को अगर मैं 0 ले लूं, थीटा नॉट को अगर मैं 0 ले लूं और थीटा अपना 0, इसकी वैल्यू 0 2 पाई हो, तो ये कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा थीटा 4 पाई बाय ओमेगा थीटा, ऐसे चलता जाएगा। अब ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा है 1 माइनस एम डेल्टा बाय एल स्क्वायर का रूट, यानी कि 1 से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है, यानी कि जो ओमेगा का रूट आएगा वो 1 से छोटा आएगा, ओमेगा का जो रूट है वो 1 से छोटा आएगा। अब ये क्वांटिटी डिवाइड हो रही है ऐसी चीज से जो 1 से छोटी है, तो ये चीज बढ़ जाएगी यहाँ। अच्छा थीटा, अपन को थीटा निकालना है, थीटा इधर आएगा और ये अपना कोस 2 पाई बाय ओमेगा 4 पाई बाय ओमेगा। पहले क्या हो रहा था, एक बार इसको रफ करते हैं। और ओमेगा जब नहीं था, ओमेगा था बट 1 था, अब 1 से छोटा हो गया,
क्यों हो गया? क्योंकि ये जो डेल्टा वाली टर्म आ रही ना, देखो 1 माइनस, अभी डेल्टा वाली टर्म में 0 कर दूंगा तो ओमेगा स्क्वायर 1, पिछले क्वेश्चन में यही तो था, ओमेगा स्क्वायर अपना 1 था, बट इस क्वेश्चन में डेल्टा आने की वजह से ओमेगा क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। जब वहां ओमेगा 1 था तब अपना सेम रिलेशन था, बस ओमेगा 1 था, तो यहाँ पे थीटा कितना आता अपना 0, 2 पाई, क्योंकि ओमेगा 1 था, 4 पाई, ऐसे चलता रहता। यानी कि जो अपना ऑर्बिट बनता ये बार बार इधर 0 था, वापस घूम के आया 2 पाई, वापस घूम के आया 4 पाई, वापस घूम के आया 6 पाई, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इधर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओमेगा इज लेस देन 1 माइनस समथिंग, दैट इज इट इज लेस देन 1, और ये लेस देन 1 हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये कुछ 2 पाई से ज्यादा आएगा। मैं इसको 2.1 पाई ले लेता हूं, ये 4 पाई से कुछ ज्यादा आएगा, इसको मैं 4.2 पाई ले लेता हूं। ऐसे हमेशा थीटा क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहला तो सेम इसने चक्कर घुमाया, पहले जब 0 से ये गया तो ये सेम पे गया, लेकिन अब 2 पाई पे जाने की बजाय ये 2.1 पाई पे जाएगा, 2.1 पाई पे जाएगा। अब ये 2.1 पाई की बजाय 4.2 पाई पे जाएगा, यानी कि और आगे हो जाएगा, और ये ऐसे घूमता जाएगा। ये है प्रिसीजन, ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये इतना बड़ा होता नहीं है। ये है प्रिसीजन कि ये जो वैल्यूज हैं वो बढ़ चुकी हैं, मतलब जिस पॉइंट पे इसे वापस आना चाहिए था, 0 इधर है, 2 पाई भी इधर ही है, ये घूम के वापस इधर आ गया पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर डेल्टा 0 था, लेकिन यहाँ डेल्टा की वजह से ओमेगा 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, तो ये अब अपनी पाथ पे वापस नहीं चल रहा, अब ये आगे जा रहा है थोड़ा 2.1, वहां फिर 4.2, ऐसे 6.3 मैंने लट किया, 6 पाई से थोड़ा बड़ा आएगा, ऐसे प्रिसाइज करता रहेगा। और ये मरकरी का प्रिसीजन है, ऐसा केस मरकरी के अंदर देखा गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसीजन था। इस रिजल्ट से ही अपन को ये पता लगे, आइंस्टाइन को ये पता लगा था कि जो जनरल रिलेटिविटी है उसकी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो उसने बिल्कुल एक्यूरेट किया है, क्योंकि जो मरकरी का प्रिसीजन आया था वो उसकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैच खा रहा था। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था और जो उसने अपनी थ्योरी से किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो मैच कर रहा था। इसका मतलब जो उसकी थ्योरी थी सही थी। तो इतना मतलब उसने बैठे बैठे ही ऑर्बिट्स के अंदर प्रिसीजन देख लिया कि वो जो मरकरी है वो एक कांस्टेंट ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा, उसका ऑर्बिट चेंज होता रहता है। अब ये मैंने बड़ा दिखाया है, होता पता है कितना है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है पर सेंचुरी, 40 सेकंड्स, एक होता है डिग्री, एक होता है मिनट, यानी कि ये 4 डिग्री 4 मिनट्स और ये 4 सेकंड्स, ये सबसे छोटा है, डिग्री भी नहीं, मिनट भी नहीं, सेकंड्स के अंदर फर्क आ रहा है, वो भी पर सेंचुरी, यानी कि 100 सालों में इतना सा फर्क आ रहा है। लेकिन इतना सा फर्क उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया। इसका मतलब जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स मैच कराए थे जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी। तो आई होप आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को कैसे यूज करना है, u प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर को कैसे यूज करना है समझ आ गया होगा। ठीक है, एक केस अपनों ने कर लिया परटर्बेशन का, जिसके अंदर ये डेल्टा टर्म ऐड कर दी गई थोड़ी सी, जिसके कारण प्रिसाइजन हुआ, और अगर ये टर्म ऐड नहीं होती, डेल्टा 0 होता, तो वो अपना ऑर्बिट चलता रहता, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आती, वो अपना पास वापस रिट्रेस करता रहता, इसी पे घूमता रहता, जो कि सिंपल -gm1m2/r² से अपन ने किया था। अब इसके बाद इस वीडियो के अंदर एक और थ्योरी का टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने, स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ऑर्बिट की जब वो सेंट्रल मोशन के अंदर है। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल ये सबको पता है, ये जो स्मॉल क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, सबको पता है। देखो वी इफेक्टिव, उसके लिए अपन को क्या दिया होगा, वी इफेक्टिव दिया होगा स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के लिए, L²/2mr² प्लस V ऑफ आर गिवन होगा, अपने वी इफेक्टिव लिख लेंगे क्योंकि सेंट्रल पोटेंशियल है, सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर वी इफेक्टिव लिखते हैं, L²/2mr² लिखते हैं, वी ऑफ आर कुछ भी दिया हो अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब अपने इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर।
इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना आएगा माइनस एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब और ये वी डैश आर। अब इसको पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पुट करने पे क्या होता है, अपनी आर की वैल्यूज आती हैं, आर की वैल्यूज आती है क्रिटिकल वैल्यूज, उस वैल्यूज को अपन चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव में। अब मैं इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देता हूँ, डी इफेक्टिव बाय डी आर स्क्वायर, वो कितना आएगा 3l स्क्वायर बाय एम आर की पावर 4 और ये v डबल डैश आर। अब मैं यहाँ r की वैल्यूज पुट करूंगा जो यहां से आई थी, मान लो r की वैल्यूज कुछ r नोट आ गई, r की वैल्यू r नोट आ गई, तो इस r इक्वल टू r नोट पे मुझे ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। अगर ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब मिनिमा, मिनिमा मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब ओसिलेशन, और ओसिलेशन कैसे होने चाहिए स्मॉल, उसके ऊपर एक कंडीशन है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, रूट डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नोट बाय एम। तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है, इसका मतलब जो अपना मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मिनिमा है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, आर इक्वल टू आर नोट स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है तो ओसिलेशंस करेगा। वो ओसिलेशन पे कंडीशन क्या है, वो स्मॉल होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तब अपना जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन वो किसके इक्वल आएगी, रूट दिस टर्म डिवाइडेड बाय मास, और दिस टर्म को अपन क्या लिखते हैं के बाय एम का रूट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ के नहीं लिखूंगा क्योंकि जो अपना पोटेंशियल गिवन होगा वो के बाय आर स्क्वायर के बाय आर क्यूब ऐसे दिया हुआ है, तो अपनी कंफ्यूजन हो जाएगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा ये लिखो डी स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नोट। वो आर नोट क्या होना चाहिए, स्टेबल पॉइंट, तभी ये अपना लिख सकते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ये लेस देन जीरो आ जाता है, तो ये मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा मीन्स अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स ओसिलेशन ही नहीं होगा। अगर आपने उसको पटाव कर दिया, देखो जैसे समझने की कोशिश करो, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये आपको पता है स्टेबल पॉइंट है, आपने इसको इधर से हिलाया तो क्या होगा, ये इधर घूम घूम के वापस आ जाएगा। लेकिन यही अगर कुछ करो ऐसे दिया हुआ है और इस पॉइंट पे आपने इसको हल्का सा पटाव कर दिया, तो ये कभी वापस इधर आएगा नहीं, ये तो गिर जाएगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टेबल पॉइंट। बस यही तो केस है। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा की क्या कंडीशंस होती हैं, अगर ग्रेटर देन जीरो अगर मिनिमा तो वो स्टेबल को कोरिस्पोंड करेगा। वो स्मॉल ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ओमेगा, जो कि किसके इक्वल आती है, डी स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय एम का रूट। ये कहां से आया, मतलब ये वाली चीज अपनी ये कैसे आ गई इधर, अभी बता देते हैं। देखो अपने पोटेंशियल को, जो भी अपने को पोटेंशियल दिया हुआ है उसको टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। टेलर एक्सपेंशन क्या होता है, एट आर इक्वल टू आर नोट, वो होगा वी आर नोट प्लस आर माइनस आर नोट की पावर 1/1 फैक्टोरियल डेल वी बाय डेल आर एट आर इक्वल टू आर नोट प्लस आर माइनस आर नोट स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वी बाय डेल आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नोट प्लस डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होगा किसका, वी आर का, इन द गिवन पॉइंट आर इक्वल टू आर जीरो। अब आर इक्वल टू आर जीरो है तो ये तो जीरो टर्म है, इसको अपन ने जीरो पुट किया था, यहाँ वी इफेक्टिव है। ठीक है, ये सारा वी इफेक्टिव पे अप्लाई होगा। दिया आपको वी ऑफ आर होगा, लेकिन अपने को लिखना वी इफेक्टिव होगा एल स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर भी आर की टर्म आती है। तो अपन ने क्या आर इक्वल टू आर जीरो पे इसको क्या किया था, जीरो। ये अपनी क्वांटिटी क्या है, जीरो, वी इफेक्टिव आर जीरो, ये चीज जीरो, प्लस ये क्या है 1/2 आर माइनस आर नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर नोट। आगे की क्वांटिटीज को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं जीरो, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस तभी तो देते हैं कि जो हायर ऑर्डर टर्म आ रही है उसको अपन नेग्लेक्ट कर दे। अब देखो ये है वी इफेक्टिव एट आर इक्वल टू आर नोट, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी अगर मैं जीरो ले लूं या जीरो ना भी लूं, इस क्वांटिटी को इसमें एब्जॉर्ब कर लूं, तो ये कुछ
v इफेक्टिव ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट r इक्वल टू आर नोट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये किसके इक्वल आ गया 1/2 r माइनस आर नोट का स्क्वायर, और ये डेल v स्क्वायर बाय डेल r स्क्वायर इफेक्टिव एट r इक्वल टू आर नोट। अब इसको कंपेयर करो स्प्रिंग के फोर्स से, क्या था वो हाफ के एक्स स्क्वायर एट r इक्वल टू आर नोट, तो r माइनस आर नोट क्या हो गया एक्सटेंशन, मान लो पार्टिकल आर नोट स्टेबल पॉइंट ये है और वो इधर है r पे, तो उसके अंदर एक्सटेंशन कितना आ गया r माइनस आर नोट, स्टेबल पॉइंट ये था इधर चला गया, तो एक्सटेंशन कितना है r माइनस आर नोट, तो ये एक्सटेंशन का स्क्वायर और ये k, तो इसीलिए इस k को क्या लिखा है डेल स्क्वायर v इफेक्टिव बाय डेल r स्क्वायर एट r इक्वल टू आर नोट। और जब ये होता है पोटेंशियल अपना हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा कितना होता है k बाय m का रूट, तो इस k को यहाँ से कंपेयर करो कितना आ गया डेल स्क्वायर v इफेक्टिव बाय डेल r स्क्वायर एट r इक्वल टू आर नोट। इसीलिए जो अपन ने ओमेगा का फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है डेल स्क्वायर v इफेक्टिव बाय डेल r स्क्वायर एट r इक्वल टू आर नोट डिवाइडेड बाय m। तो यहां से अपनी ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको वो बोल रहा है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से आप डिवाइड कर दोगे। ये जो चीज है बहुत इजी चीज है, और इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जेआरएफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जो भी इन पे आई हुई है, चाहे वो वी इफेक्टिव पे हो, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जैसे कि कंडीशन क्या होगी स्टेबल ऑर्बिट की, अनस्टेबल ऑर्बिट की, क्लोज्ड ऑर्बिट क्या होता है, विरियल थ्योरम क्या है। विरियल थ्योरम पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं जेआरएफ के अंदर भी, जेस्ट के अंदर भी, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।